हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स का 12th चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। और ये वीडियो है इस चैप्टर का पहला पार्ट। इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइजेस और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें नंबर्स का कंपैरिजन करना पड़ता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। अब जैसे इस चीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने कोई भी, और मान लीजिए आपको टमाटर खरीदना है। आप एक दुकान में जाते हैं और वो दुकानदार आपको 40 रुपए में 5 किलो टमाटर देने को तैयार है। आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वो दूसरा दुकानदार आपको 42 रुपीज़ में 6 किलो टमाटर देने के लिए तैयार है। तो ज़्यादा बेहतर क्या होगा कि कौन से दुकान से टमाटर खरीदे जाएं, अगर टमाटरों की क्वालिटी दोनों जगह सेम है तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका फ़ायदा है, कहाँ पे आपका नुकसान है, कहाँ पे आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। इसी तरीके से ये नंबर्स का कंपैरिजन जो है ये हम इंसानों के दिमाग में कहीं ना कहीं इनग्रेन्ड है। हम अगर इसे पढ़ाया ना जाए तब भी बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग सबके पास होती है। जैसे आप किसी भी इंसान से पूछ लीजिए कि ज़्यादा बेहतर क्या है, कि अगर 4 लोगों में 8 समोसे मंगाए जाएं या फिर 3 लोगों के लिए 7 समोसे मंगाए जाएं, तो ज़्यादा बेहतर क्या होगा। एक आदमी को ज़्यादा समोसे किस सिचुएशन में मिलेंगे। तो कोई आदमी भले ही रेशियो, प्रोपोर्शन, डिवीजन ये सब ना जाने, लेकिन फिर भी वो अंदाज़ा लगा सकता है कि 4 लोगों में अगर 8 समोसे बटेंगे तो एक आदमी को थोड़ा कम मिलेगा इसके मुकाबले कि 3 लोगों में 7 समोसे बांटे जाएं। तो अब अगर इन नंबर्स के कंपैरिजन की बात है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, तो इस चीज़ के बारे में हम अभी क्लास 6 के लेवल पे कुछ चीज़ें जान चुके हैं। जैसे हम ग्रेटर दैन के बारे में जान चुके हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है 70, तो ये 70 30 से बड़ा है तो कहा जाएगा कि 70 इज ग्रेटर दैन 30। इसी तरीके से लेस दैन के बारे में हम जान चुके हैं कि 45 कम होता है, ये लेस दैन 90। इसी तरीके से हम इक्वल टू साइन के बारे में जान चुके हैं कि जब दो नंबर्स इक्वल होते हैं। तो इतना तो हम अभी तक समझ चुके हैं बेसिक तौर पे। अब सवाल उठता है कि हमने यहाँ तक तो जान लिया कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, लेकिन अब अगर सवाल उठता है कि कोई नंबर अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है, और अगर कोई नंबर छोटा है तो कितना छोटा है। अब इस चीज को जानते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि नंबर्स का कंपैरिजन, यानी कि संख्याओं की कंपैरिजन करने के तरीके क्या क्या हैं हमारे पास। तो इस चीज का पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट्स हैं, ए और बी। ए के पास 30 रुपए है और बी के पास 70 रुपए है। तो सवाल पूछा जाए ज्यादा रुपए किसके पास है, तो जाहिर सी बात है कि जो 30 है ये 30 कम है 70 के मुकाबले। 70 बड़ी डिजिट है तो बी के पास ज्यादा रुपए है। अब पूछा जाए कितने ज्यादा, डिफरेंस क्या है दोनों में, तो इसका तरीका ये है कि ए के पास 30 रुपए है, बी के पास 70 रुपए है, तो हम इन दोनों का माइनस करेंगे तो इससे हमें आंसर मिलेगा कि अगर पूछा जाए कि ए के पास कितना है तो ए के पास 30 रुपए है, लेकिन ए के पास बी के मुकाबले कितना है, तो आंसर आएगा ए के पास बी के मुकाबले 40 रुपए कम है। ए बी से 40 रुपए कम है। और अगर पूछा जाए कि बी कितना है तो बी तो 70 है, लेकिन बी ए के मुकाबले कितना है, तो बी ए के मुकाबले कितना है, 30 रुपए तो इसके पास ऑलरेडी है ही, 30 के बाद 40 रुपए और है। तो बी ए के मुकाबले देखा जाए तो बी के पास 40 रुपए ज्यादा है। तो अगर आप ए को देखो बी के मुकाबले, तो ए के पास 40 रुपए कम है, ए हैज 40 रुपीज लेस दैन बी। और बी के बारे में बात करी जाए तो बी हैज 40 रुपीज मोर दैन ए। तो ये तो सिंपल सी चीज है, हमने प्लस और माइनस का यूज किया है यहाँ पे और चीजों को कंपेयर किया है। अब यही डिफरेंस अगर मान लीजिए बहुत बड़ा हो जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही 2 स्टूडेंट्स हैं, ए के पास 30 रुपए है और बी के पास 330 रुपए है। अब ये डिफरेंस ज्यादा है
तो अब अगर पूछा जाए A के पास कितने रुपए हैं B के मुकाबले, तो कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस कर सकते हैं यहाँ से, और हम कह सकते हैं A के पास B के मुकाबले 300 रुपए कम है, या फिर कह सकते हैं कि B के पास A के मुकाबले 300 रुपए ज्यादा है। अब इसी चीज का एक दूसरा तरीका भी है, वो दूसरा तरीका है बाय डिवीजन, यानी कि हम डिवाइड कर सकते हैं और इस लिहाज से हम ये पता लगा सकते हैं कि B के पास A के मुकाबले कितना गुना पैसा है। अब जैसे एग्जाम्पल देता हूं, अगर हम कहें कि B के पास कितने रुपए हैं, तो B के पास 330 रुपए हैं, लेकिन B के पास A के मुकाबले कितना रुपए है, यानी B के पास A के मुकाबले कितना रुपए है, तो B के पास है 330 रुपए और A के पास है 30 रुपए। तो इन दोनों का हम रेशियो करेंगे तो 0 कट जाएगा, 3 11 जा, तो यानी कि 11/1, ये एक रेशियो आ गया, इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात। तो अब इस चीज का मतलब क्या है कि B के पास कितना है A के मुकाबले, इसका मतलब ये है कि B के पास कितना है A के मुकाबले, यानी कि अगर A के पास 1 रुपए है तो B के पास 11 रुपए होगा। अगर A के पास 2 रुपए है, इसका 2 गुना, तो यहां पे भी 2 गुना हो जाएगा। तो अगर A के पास 2 रुपए है तो B के पास 22 रुपए होगा। अगर A के पास 3 रुपए है तो B के पास इसका 3 गुना होगा, तो यानी कि 33 रुपए होगा। तो ये एक रेशियो मिल गया कि जो B है वो A का 11 गुना रहेगा हमेशा। तो A के पास भले ही कितना भी पैसा हो, B के पास 11 गुना रहेगा। इस चीज को कहते हैं रेशियो। और ये जो अलग अलग रेशियो बन के आ रहे हैं, इनको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेशियो, यानी कि ये सब बराबर है रेशियो में एक दूसरे से। अब यही चीज अगर हम A के रिस्पेक्ट में करें कि अच्छा A के पास कितने रुपए हैं, तो A के पास तो 30 रुपए हैं, लेकिन A के पास B के मुकाबले कितने रुपए हैं, तो A के पास B के मुकाबले कितने रुपए हैं, तो A के पास है 30 और B के पास है 330, यानी कि यहां पे ये रेशियो बनेगा 1/11। A के पास अगर 1 रुपए है तो B के पास 11 रुपए है। तो ये भी चीज रेशियो है, इसके भी इक्विवेलेंट रेशियोज बन सकते हैं। अब यहां पे एक और चीज मान लीजिए, एक तीसरा स्टूडेंट आता है C, और ये C कहता है इसे पैसे की जरूरत है, और ये इन दोनों स्टूडेंट से कहता है कि आपके पास जितना भी पैसा हो सकता है आप मुझे दे सकते हैं, आप मुझे दे दीजिए। तो अब अगर A अपना आधा पैसा दे देता है और B भी अपना आधा पैसा दे देता है, तो C के पास कितना आएगा, तो A ने कितना दिया है, आधा, यानी कि हाफ ऑफ A। A के पास जितना पैसा है उसका आधा A ने दे दिया, और B के पास जितना पैसा है उसका आधा B ने दे दिया। तो दोनों ने आधा आधा दिया है, लेकिन A का जो आधा होगा वो A का आधा 15 होगा और B का आधा होगा 165 रुपए। अब दोनों की क्वांटिटी अलग है, इस वजह से दोनों का आधा हिस्सा भी अलग अलग होगा। तो बेसिकली यही चीज कहते हैं रेशियो, यानी कि अनुपात। अब चलिए इस रेशियो के बारे में या अनुपात के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक रूम है, रेक्टेंगुलर शेप है उसके फ्लोर का, उसकी जो लेंथ है वो 30 मीटर्स है और उसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, ये 20 मीटर्स है। तो अब अगर पूछा जाए कि उसका रेशियो क्या है लेंथ और ब्रेथ का, तो उसका रेशियो होगा 30 डिवाइडेड बाय 20 और 0 कट जाएगा, तो इसका रेशियो आएगा 3/2। अब ये 3/2 का क्या मतलब है कि अगर लेंथ 30 है तो इसकी ब्रेथ 20 होगी, अगर इसकी लेंथ 300 है तो इसकी ब्रेथ 200 हो जाएगी। तो जो लेंथ है वो हमेशा इस रेशियो में चलेगी, यानी कि 3/2, यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो 2 का ये 1.5 गुना है। तो कुछ भी ब्रेथ हो, लेंथ हमेशा 1.5 गुना होगी उसके। तो इस चीज को कहते हैं रेशियो। अब अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में जो लड़के हैं वो 24 हैं
और जो लड़कियां हैं वो 16 हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमें बताना है रेशियो बॉयज और गर्ल्स का, तो बॉयज कितने हैं 24 और गर्ल्स कितनी हैं 24 डिवाइडेड बाय गर्ल्स हैं 16, तो इसका रेशियो बनेगा 3/2। और इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए रेशियो हमें बताना है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स कि कितने बॉयज हैं, तो बॉयज हैं 24 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो बॉयज और गर्ल्स मिलाकर टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 40, 24 + 16, तो 40 टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो इसका रेशियो जो बनेगा बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स ये बनेगा 4 6 4 10, यानी कि 6/10। और ये अभी भी फिर से कट सकता है, तो इसको हम 2 3 2 5, यानी कि 3/5। अब ये 3/5 का क्या मतलब है, 3/5 यानी कि अगर हम 5 स्टूडेंट्स लेते हैं तो 5 स्टूडेंट्स में 3 स्टूडेंट्स लड़के होंगे और 2 स्टूडेंट्स लड़कियां होंगी। अब इसी चीज का फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, हमें रेशियो निकालना है गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स का। तो जो लड़कियां हैं, टोटल लड़कियां हैं 16 और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो है 40, तो इसका रेशियो बनेगा 2/5। अब ये 2/5 का क्या मतलब कि अगर हम इस क्लासरूम में से 5 स्टूडेंट्स को ले लें तो इन 5 स्टूडेंट्स में 2 स्टूडेंट्स लड़कियां निकलेंगी, क्योंकि इसी रेशियो में लड़कियां हैं क्लासरूम में। अब हम हल्का सा डिस्कशन करते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज के बारे में, और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूं, अब यहाँ थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंट रेशियोज यानी कि वो रेशियोज जो बराबर होते हैं। अब जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपको दाल बनानी है। अब दाल बनाने के लिए आपको दाल चाहिए, पानी चाहिए, तब आप उसे कोई प्रेशर कुकर में चढ़ाते हैं, तब दाल बनती है। तो अब इस दाल बनाने के लिए दाल और पानी दोनों को एक प्रॉपर रेशियो में मिलाना पड़ता है। अगर दाल ज़्यादा है और पानी कम है तो दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनेगी, शायद पक भी ना पाए सही से, तो दाल खाने लायक इतनी अच्छी होगी नहीं। अगर पानी ज़्यादा है और दाल कम है तो पानी पानी सी बनेगी दाल, वो भी इतनी टेस्टी नहीं होगी। तो दाल और पानी का एक प्रॉपर रेशियो होता है, और ये रेशियो एक आम तौर पे अगर बताऊं तो अगर दाल और पानी का रेशियो आपसे पूछा जाए तो करीब करीब 1:3 का होता है, करीब करीब। तो यानी कि 1:3 का मतलब आप अगर 1 कटोरी दाल डाल रहे हो तो आपको 3 कटोरी पानी डालना पड़ेगा, तब दाल प्रॉपर बनेगी, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पानी वाली। तो ये रेशियो है। अब इसी रेशियो में आप कोई भी चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इक्विवेलेंट रेशियोज बनते चले जाते हैं। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अब आप जब 1 कटोरी दाल डालेंगे, 3 कटोरी पानी डालेंगे, तो ये टोटल 4 कटोरी दाल बननी चाहिए। थोड़ा सा पानी उड़ जाएगा तो करीब करीब जो टोटल दाल बनेगी वो 3 कटोरी दाल बन जाएगी। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास दाल जो है वो 4 कटोरी दाल आपने डाली है, तो पानी कितना डालना पड़ेगा? तो आपने 4 कटोरी दाल डाली है तो पानी भी ये 4 गुना हुआ है, तो इसका भी 4 गुना करना पड़ेगा। तो 3 कटोरी के बजाय आपको 12 कटोरी दाल डालनी पड़ेगी। और 12 4 कितना होता है? 16। थोड़ा सा पानी उड़ जाएगा तो करीब करीब देखा जाए तो 14 कटोरी दाल बन के आएगी, करीब करीब। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। अब मान लीजिए कुछ और इस चीज का आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको 20 कटोरी दाल बनानी है, तो जो दाल बननी चाहिए, कितनी दाल आप डालेंगे, कितना पानी डालेंगे? तो करीब करीब इस चीज का अंदाजा आप ले सकते हैं कि अगर आप 5 कटोरी दाल डालेंगे तो 15 कटोरी आपको पानी डालना पड़ेगा, और तब करीब करीब 20 बन जाएगी। 20 क्या, थोड़ा 18 बनेगी। आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, वो एक प्रैक्टिकल चीज है। लेकिन ये सेंस आप समझिएगा कि ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो सब सेम है, ये सब एक ही रेशियो हैं, और इस वजह से इन्हें इक्विवेलेंट रेशियोज कहा जाता है।
आप 4/12 को काट के ये दोबारा से 1/3 ही आ जाएगा। ये 5/15 ये भी 1/3 ही है। तो इसी तरीके से आप कुछ भी रेशियो कर दीजिए, आप किसी भी चीज़ से अगर आप इसे 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 15/45 ये भी इक्विवेलेंट रेशियो है। तो इस तरीके से बहुत सारे इक्विवेलेंट रेशियोज बन सकते हैं किसी भी रेशियो से। अब अगला टॉपिक है प्रोपोर्शन, या जिसको हिंदी में कहते हैं सम अनुपात, यानी कि दोनों अनुपात बराबर हैं, यानी कि दोनों रेशियोज बराबर हैं। अब यही चीज कही गई है कि जो इक्वल रेशियोज होते हैं, कोई भी चीज जिसमें रेशियोज इक्वल हो तो कहा जाएगा कि वो दोनों चीजें सेम प्रोपोर्शन में हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, आप ये रेशियो प्रोपोर्शन ये सब चीजें आप एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी। ए क्या करता है कि ए एक दुकान में जाता है, वहां से 3 पेन खरीदता है और 3 पेन की कीमत उसे पड़ती है 15 रुपए। इसी तरीके से जो बी है, बी जाता है एक दूसरी दुकान में, वहां से वो 10 पेन खरीदता है और 10 पेन की कीमत उसे पड़ती है 50 रुपए। तो अब अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से ज्यादा महंगा किसको पड़ा है या ज्यादा सस्ता किसे पड़ा है, ये पेन्स जो हैं दोनों एक ही जैसे पेन है, ऐसा नहीं कि कोई अच्छा है कोई खराब है, दोनों सेम पेन है, तो ज्यादा महंगा किसे पड़ा है। तो इस चीज को आप कैसे देखेंगे, आप सबसे पहले निकालेंगे रेशियो ऑफ पेन्स, यानी कि जो दोनों लोग पेन लाए हैं उसका रेशियो क्या है। तो ए जितने पेन लाया है अपॉन बी जितने पेन लाया है, तो ए लाया है 3 पेन और बी लाया है 10 पेन, तो यानी कि पेन्स का रेशियो है 3/10। अब हम देखेंगे रेशियो ऑफ कॉस्ट, यानी कि पैसा कितना खर्च किया है दोनों ने। तो ए बाय बी, यानी कि ए ने पैसा खर्च किया है 15 रुपए और बी ने पैसा खर्च किया है 50 रुपए। और इस चीज को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन इस तरीके से मिले जो सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी कि हम इसे और सिंपल टर्म्स में कर सकते हैं, जैसे कि 5 3s are 15, 5 10s are 50, तो हम इसे 3/10 लिख सकते हैं, यानी कि कॉस्ट 3/10 है। अगर ए ने 3 रुपए खर्च किया है तो बी ने 10 रुपए खर्च किया है। तो यहां से हमने ये देखा कि जो रेशियो ऑफ पेन है ये 3/10 है और जो रेशियो ऑफ कॉस्ट है, यानी कि जो पैसा लगा है, ये भी 3/10 है। तो यहां पे हम कहेंगे कि ये दोनों रेशियो बराबर हैं, ये दोनों रेशियो इक्वल रेशियो हैं और इस वजह से ये दोनों चीजें प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि बराबर है। तो क्योंकि ये बराबर है इस वजह से ए और बी इन दोनों ने सेम प्रोपोर्शन में चीजें खरीदी हैं, दोनों को एक जैसी पड़ी हैं। ऐसा नहीं कि किसी को महंगा पड़ा है या किसी को सस्ता पड़ा है, दोनों को सेम प्रोपोर्शन में चीजें पड़ी हैं जो कीमत के सेंस में। तो ये तो रहा प्रोपोर्शन। जैसे जैसे आगे अगले एग्जाम्पल्स आते रहेंगे इस वीडियो में, मैं जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं वो भी करवाऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट है यूनिटरी मेथड का। यूनिटरी मेथड, ये नाम आया है यूनिट से, कि यूनिटरी मेथड में आप एक यूनिट के बारे में पता करते हैं और उस एक यूनिट के बारे में जब आप पता करते हैं कोई भी बात, तो आप कई सारी यूनिट्स के बारे में पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल इसी केस का लेते हैं कि जो ए है, ए 3 पेन खरीद के लाया 15 रुपए में, यानी कि ए ने 3 पेन खरीदे 15 रुपए में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए को 50 पेन कितने के पड़ेंगे, तो अब ये आप कैसे निकालेंगे कि 3 पेन जब 15 के हैं तो 50 पेन कितने के हैं। 3 पेन अगर 15 के हैं तो 50 पेन कितने रुपए के पड़ेंगे। तो अब इसका सिंपल सा तरीका ये है, ये यहां पे आप लगाएंगे यूनिटरी मेथड, यानी कि 3 पेन 15 के हैं तो सबसे पहले आप 1 पेन की कीमत निकालेंगे। 1 पेन की कीमत कितनी है, तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी, 15 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 5। 1 पेन की कीमत जब 5 रुपए होगी तभी 3 पेन की कीमत 5 5 5 मिला के 15 रुपए हो पाएगी।
तो यहाँ पे आपने 3 पेन की कीमत से आपने 1 पेन की कीमत निकाली, यानी कि 1 यूनिट की कीमत निकाली, और आपने यूनिट की कीमत निकाल ली, फिर आप कितनी भी यूनिट्स की कीमत निकाल सकते हैं। तो अब जब 1 पेन की कीमत 5 रुपए है तो 50 पेन की कीमत कितनी होगी? तो 1 पेन की कीमत जब 5 रुपए है तो 50 गुना इसका हो रहा है, तो 50 गुना इसका भी होगा। तो 50 पेन की कीमत होगी 1 पेन की कीमत इसका 50 गुना, यानी कि करीब 250 रुपए ये कीमत होगी इन 50 पेन्स की। तो यहाँ पे हमने यूज किया है यूनिटरी मेथड। इस चीज के हम जब और आगे एग्जांपल्स लेंगे और क्लियर होगा। और एक और खास चीज, जब 2 रेशियो बराबर होते हैं या दोनों रेशियोज जब प्रपोर्शन में होते हैं तो इस चीज को दिखाया कैसे जाता है? सबसे पहले तो रेशियो को दिखाया जाता है ऐसे डबल डॉट्स के साथ। तो 3 डिवाइडेड बाय 10 को अगर आपको दिखाना है रेशियो के तौर पे, तो आप इसे दिखाते हैं 3, यहाँ 2 डॉट्स लगा के आप लिखेंगे 10। ये एक रेशियो हो गया। और जब आपको ये रेशियो बराबर दिखाना है किसी दूसरे रेशियो के साथ, तो आप ऐसे 4 डॉट्स का यूज करते हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 डॉट्स का मतलब यहाँ इक्वल टू साइन है कि ये रेशियो बराबर है किसी दूसरे रेशियो के। तो ये रेशियो किसी दूसरे रेशियो के बराबर है। तो जैसे कि मान लीजिए 15 और ये 50, हमने यही एग्जाम्पल लिया था पिछला। तो ये रेशियो, ये एक रेशियो है, रेशियो 1, ये दूसरा रेशियो है, और ये प्रोपोर्शनल का साइन है, यानी कि इक्वल टू का साइन। तो इस तरीके से रेशियो को सिग्निफाई किया जाता है और प्रपोर्शन को। अब एक सॉल्व एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया है कि कोई कार है या कोई आदमी है, वो 35 किलोमीटर्स चलता है 2 घंटे में। तो सवाल पूछा गया है कि क्या वो 70 किलोमीटर 4 घंटे में चल सकता है? तो अब इस चीज का हम क्या करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे? 35 किलोमीटर वो चला है 2 घंटे में, यानी कि अगर हम देखें 2 घंटे में वो चला है 35 किलोमीटर्स, तो यानी कि 1 घंटे में कितना चलेगा? 1 घंटे में वो चलेगा 35 डिवाइडेड बाय 2, इतने किलोमीटर्स वो चलेगा। तो यहां से एक रेशियो हमें मिल गया। अब पूछा जा रहा है कैन ही कवर 70 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स? तो अब 70 किलोमीटर्स क्या वो 4 घंटे में कवर कर सकता है? तो 70 डिवाइडेड बाय 4, और इस चीज को अगर आप रेशियो के सेंस में लें तो आंसर आएगा 35/2। और 35/2 यानी कि वो 1 घंटे में इतना चल रहा है। और यहां पे भी अगर आप देखें तो ये 1 घंटे में, हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं कि 4 घंटे में 70 चला है, तो 1 घंटे में कितना चला है? 70/4, यानी कि यहां पे भी 1 घंटे में उतना ही चल रहा है। तो यानी कि स्पीड दोनों की सेम है। तो अगर कोई आदमी 35 किलोमीटर 2 घंटे में चल ले रहा है, तो जाहिर सी बात है वो 4 घंटे में 70 किलोमीटर चल लेगा। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल से आपको रेशियो का आइडिया थोड़ा सा और क्लियर होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 ग्लास दूध है, ये पहली ग्लास है और ये पूरी भरी है, ये दूसरी ग्लास है, ये भी पूरी भरी है। यहाँ पे पहली ग्लास है, ये पूरी भरी है, ये दूसरी ग्लास ये आधी भरी है, और यहाँ पे भी एक ग्लास है और ये आधी भरी हुई है। तो अब एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि 2 ग्लास दूध है और दोनों ग्लास भरा हुआ है। अब यहाँ पे 2 भाई आते हैं। जो पहला भाई है, यहाँ पे 2 ग्लास दूध में से वो कितना पीता है? 1.5 ग्लास दूध पी लेता है, यानी कि 1 ग्लास पूरी और दूसरी ग्लास आधी। तो यानी कि 1 होल 1/2। अब इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं? हम ये भी लिख सकते हैं 3/2 भी लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन में हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। जो दूसरा भाई है वो सिर्फ आधी ग्लास दूध पीता है। तो यहां पे ये चीज क्या है? यहां पे ये क्वांटिटी दिखा रहा है कि कितना दूध पिया है इन दोनों ने। तो 2 ग्लास दूध में से
2 ग्लास दूध में से 1.5 ग्लास एक भाई ने पिया और आधा ग्लास दूसरे भाई ने। अब यहाँ पे अगर हमसे रेशियो पूछा जाए, ये तो जो हमने देखा ये 3/2 क्या है, ये 3/2 रेशियो नहीं है, ये 3/2 एक फ्रैक्शन है कि इसने कितना पिया। ये 1/2 एक फ्रैक्शन है कि उसने कितना पिया। अब अगर रेशियो हमसे पूछा जाए कि अच्छा जितना भी दूध था, इस दूध का कितना हिस्सा इस भाई ने पिया है, ये पहले वाले ने, तो जितना भी दूध था, अब आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि जितना दूध था अगर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो इस पहले भाई ने 1, 2, 3 हिस्से पिया है। तो यानी कि अगर हम पूरे दूध को 1 यूनिट मान लें, 1 यूनिट कि जितना भी दूध था, तो पहले वाले भाई ने कितना पिया है, उस पूरे 1 यूनिट का 3/4 हिस्सा। यानी कि इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो 3 हिस्से उसने पिए हैं। 4 हिस्से दूध के हैं तो उसने 3 हिस्से दूध पिया है। और यहां रेशियो पूछा जाए कि अच्छा दूसरे वाले ने कितना पिया है पूरे दूध के मुकाबले, पिया उसने आधा ग्लास है लेकिन पूरे दूध के मुकाबले कितना पिया है, तो जितना भी दूध था, अगर 4 हिस्से दूध है तो उसने 4 हिस्से में से 1 हिस्सा दूध पिया है। यानी कि टोटल जितना दूध था, अगर 4 ग्लास दूध होता, उसने 2 ग्लास के हिसाब से जितना पिया है, तो अगर 4 ग्लास दूध होता तो 1 ग्लास पीता। और यहां से ये भी आप उल्टा इसे कह सकते हैं कि अगर इसने आधा ग्लास दूध पिया है 2 ग्लास में, तो पूरा 1 ग्लास पीने के लिए कितना दूध होना चाहिए था, तो 4 ग्लास होना चाहिए था। तो इसके कई सारे इस तरीके से मतलब आप निकाल सकते हैं। और यहां तो आपने रेशियो निकाला है पूरे दूध के लिहाज से कि कितना, और ये रेशियो कहां से आया, आप रेशियो यहां से भी ला सकते हैं। ये 3/4 तो विजुअलाइज करके आपने निकाला है, आप इसको सीधा सा भी लिख सकते हैं कि टोटल के लिहाज में कितना रेशियो। तो इसने दूध पिया 3/2, इसको आप डिवाइड करिए टोटल दूध से, टोटल दूध था 2, तो यानी कि 3/2 डिवाइडेड बाय 2, और जब इनटू होगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि 3/4 ये रेशियो आया है। यही रेशियो जो हमने विजुअलाइज करके लिखा है, इसी तरीके से उसका रेशियो आप निकालेंगे तो 1/4 आएगा। तो ये चीज हो गई रेशियो। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा इस वाले भाई ने कितना दूध पिया है उसके मुकाबले, यहां तो हमने रेशियो निकाला है टोटल दूध के मुकाबले, अगर पूछा जाए इस भाई ने कितना दूध पिया है उसके मुकाबले, तो ये कैसे निकलेगा, इसने पिया है 3/2 दूध डिवाइडेड बाय उसने कितना पिया है 1/2, तो इनटू में होगा, तो यहां इनटू होगा, 2 ऊपर चले जाएगा, 2 कट जाएगा, यानी कि 3, यानी कि 3 गुना दूध। और ये आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि जो छोटे वाले भाई ने, दूसरे भाई ने जितना भी दूध पिया है उसका 3 गुना इसने पिया है। और यही चीज अगर इधर से पूछ ली जाए कि अच्छा इसने कितना दूध पिया है इसके मुकाबले, तो ये रेशियो बनेगा 1/3, यानी कि इसने 1 पिया है तो इस वाले भाई ने पिया है 3, या यूं कह सकते हैं अगर इस वाले भाई ने 3 हिस्से पिया है तो इसने 1 हिस्सा पिया है। तो ये इस तरीके से रेशियो होते हैं और आप इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। अब चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल एक पिज्जा का है। यहाँ पे उस एक पिज्जा का हमने 2 हिस्सा किया है और ये हिस्सा मान लीजिए आपको मिला है, तो आपको पूछा जाए कि कितना मिला है, तो आपने इस पिज्जा के 2 हिस्से किए, इन 2 हिस्सों में से आपको 1 हिस्सा मिला है, तो आपको आधा पिज्जा मिला है। अब यहां पे इसी चीज में अगर हम पिज्जा के 4 हिस्से कर दें, 1, 2, 3, 4, और आपको ये वाले 2 हिस्से दे दें, तो अब आपको कितना पिज्जा मिला है, आपको 4 बराबर हिस्से हैं, तो 4 हिस्सों में से आपको 2 हिस्से मिले हैं।
तो अब इस चीज को अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी कि 1/2। अभी भी आपको आधा ही पिज्जा मिला है। ये इक्विवेलेंट रेशियोज हो गए। यहीं पे अगर पिज्जा के हमने 8 स्लाइसेस किए हैं तो 8 में से आपको हमने 4 दिए हैं, 1 2 3 4, 8 में से आपको 4 स्लाइसेस मिले हैं, तो अभी भी आपको आधा पिज्जा मिला है। तो यहां से भी आप इक्विवेलेंट रेशियोज के बारे में एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से फ्रैक्शन बनते हैं, किस तरीके से रेशियो बनते हैं। अब रेशियो के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशियो, यानी कि रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर्म में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि A के पास कितना है B के मुकाबले, तो यानी कि A डिवाइडेड बाय B। तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर्म होता है, यानी कि 1/2 का फॉर्म, की पहली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दूसरी क्वांटिटी। और अगर सिंबल्स का यूज किया जाए तो हम 2 डबल डॉट्स लगाते हैं, यानी कि कोलन। तो अब यहां पे जैसे कहा जाए 1:2, यानी कि 1 के बाद कोलन 2 डॉट्स और फिर 2, यानी कि 1/2 ही कहा जाएगा। और पढ़ते टाइम आप इसे पढ़ते हैं रेशियोज एज अबव एज रीड्स 1:2, तो 1:2 पढ़ेंगे इसे। और यहाँ पे 1 को एंटीसीडेंट कहते हैं और जो सेकंड क्वांटिटी है उसे कॉन्जिक्वेंट कहते हैं। अब एंटीसीडेंट यानी कि जो पहले आता है और ये कॉन्जिक्वेंट यानी कि जो बाद में आता है। तो यहाँ पे जैसे A/B है तो इसमें A पहले आया है तो A एंटीसीडेंट होगा और B कॉन्जिक्वेंट होगा, यानी कि ये बाद में आएगा। और रेशियो निकालते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप कभी भी 2 क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में हों। अब जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमें रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ पेंसिल टू इट्स डायामीटर, यानी कि कोई पेंसिल है, हमें क्या करना है, उस पेंसिल की जो लेंथ है, ये एक पेंसिल है, हमें इस पेंसिल की जो लेंथ है ऊपर से नीचे तक जितनी लंबाई है इसका रेशियो निकालना है इसके डायामीटर के साथ। डायामीटर यानी कि पेंसिल को अगर आप ऊपर से देखें तो पेंसिल एक गोल है और इसमें ऊपर आपको ये निब दिखेगी, तो ये सर्किल है, तो इसका ये जो पूरा डायामीटर है, सेंटर से गुजरने वाली लाइन, तो आपको रेशियो निकालना है इसकी लेंथ का और इसके डायामीटर का। तो यहां पे आपको निकालना है जो रेशियो, ये क्या है, लेंथ टू इट्स डायामीटर, लेंथ अपॉन डायामीटर। अब यहां पे लेंथ आपको कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर लंबाई है उस पेंसिल की, और डायामीटर कितना दिया है, 15 मिलीमीटर, यानी कि 15 मिलीमीटर। तो अब ये जो रेशियो बना है ये रेशियो गलत होगा, क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में है और डायामीटर जो है ये मिलीमीटर में है। तो सही रेशियो नहीं है ये। सही रेशियो तब होगा जब दोनों की यूनिट सेम होगी। तो आप या तो फिर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, या तो फिर आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करिए। अब यहाँ पे हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 6 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 60, 6 × 10, तो 60 मिलीमीटर होंगे। यानी कि ये जो पेंसिल की लंबाई है ये 60 मिलीमीटर है और जो चौड़ाई है ये 15 मिलीमीटर है। तो अब ये जो रेशियो आएगा ये रेशियो सही है, मिलीमीटर मिलीमीटर कट जाएगा, 15 4 60। अब इसका क्या मतलब, लेंथ अपॉन डायामीटर इज इक्वल टू 4/1। इसका ये मतलब, ये जो रेशियो आया है इसका मतलब ये है कि अगर डायामीटर 1 है तो लेंथ इसकी 4 गुना होगी। तो डायामीटर अगर 2 मिलीमीटर है तो लेंथ 8 मिलीमीटर हो जाएगी। हमेशा लेंथ डायामीटर का 4 गुना रहेगी, ये इस रेशियो का मतलब है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में है कि हमें रेशियो निकालना है 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो इसका जो रेशियो होगा ये होगा 90 सेंटीमीटर अपॉन 1.5 मीटर।
और यहाँ पे दोनों की यूनिट्स अलग हैं, तो आपको किसी ना किसी को सेम करना पड़ेगा। तो हम 90 सेंटीमीटर को वैसे ही रखते हैं, हम मीटर्स को कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 1.5 इंटू 100 करेंगे, तो 1.5 इंटू 100 यानी कि 150 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। रेशियो की ध्यान रखिएगा, रेशियो की एज सच कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि रेशियो अपने आप में डिवीजन है, तो यूनिट कट जाती हैं। तो ये 0 0 कट जाएंगे, 3 5, यानी कि ये रेशियो आएगा 3/5। अब रेशियो के बारे में एक और बहुत खास चीज कि कई बार ऐसा हो सकता है कि किन्हीं भी दो चीजों का रेशियो जो है वो सेम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो क्वांटिटीज हैं या जो नंबर्स हैं वो दोनों भी सेम हों। अब मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल जब बताऊंगा तो समझिएगा। मान लीजिए कोई एक कमरा है, इस कमरे की जो लेंथ है या लंबाई 30 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसका रेशियो क्या है लेंथ और ब्रेथ का, यानी कि लेंथ बाय ब्रेथ, तो इसका रेशियो है 30 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3/2। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या होगा? 3/2। ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में करीब 45 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि रेशियो क्या है लड़कियों का लड़कों के मुकाबले, तो इसका रेशियो आएगा 45 डिवाइडेड बाय 30। तो यानी कि 15 3s are 45, 15 2s are 30, तो यानी कि 3/2। तो यहां पे हमें क्या पता चला? लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3/2 है, लड़कियों और लड़कों का रेशियो भी 3/2 है। तो रेशियो दोनों का 3/2 है, तो कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि इनकी क्वांटिटीज भी सेम होंगी, यानी कि जितनी लेंथ है उसकी क्वांटिटी उतनी ही होगी जितनी लड़कियां हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो लेंथ है वो 30 मीटर है, ये क्वांटिटी अलग है, और जो लड़कियां हैं ये 45 लड़कियां हैं। तो अगर किन्हीं भी दो चीजों का रेशियो बराबर है, 3/2 3/2 ऐसा करके रेशियो बराबर है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये क्वांटिटीज भी बराबर होंगी, क्योंकि ये रेशियो डिवीजन से आता है। कोई भी चीज कितना कट सकती है, यहाँ हमने डिवाइडेड बाय 10 किया है, यहाँ हमने डिवाइडेड बाय 15 किया है, तो क्वांटिटीज अलग है, रेशियो भले ही बराबर है। तो चलिए यहाँ से हम कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करते हैं जो आपके बुक्स में दिए हैं, और इसके करने के साथ साथ आपके कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे। तो एग्जाम्पल ये है, देयर आर 6 एप्पल्स एंड 9 ऑरेंजेस इन अ बाउल, यानी कि एक बाउल है, एक कटोरी है जिसमें 6 एप्पल हैं यानी कि 6 सेब हैं और 9 ऑरेंजेस हैं यानी कि 9 संतरे हैं। तो अब इस चीज का हमें सबसे पहला पार्ट है रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंजेस, यानी कि कितने एप्पल्स हैं ऑरेंजेस के मुकाबले। तो एप्पल्स हैं 6 और ऑरेंजेस हैं 9, तो इसका रेशियो बनेगा 2/3, यानी कि अगर 3 ऑरेंज है उस कटोरी में तो एप्पल होंगे 2। इसी के इक्विवेलेंट रेशियोज बन सकते हैं बहुत सारे। अब पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू एप्पल्स, तो अब हमें निकालना है कि कितने ऑरेंजेस हैं एप्पल्स के मुकाबले। तो ऑरेंजेस कितने हैं? ऑरेंजेस हैं 9, एप्पल्स हैं 6, यानी कि यहाँ 3/2 कि अगर उस बाउल में 2 एप्पल होंगे तो 3 ऑरेंज होंगे। अब रेशियो ऑफ एप्पल्स टू टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, यानी कि कितने एप्पल्स हैं उस बाउल में टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स के मुकाबले। तो कितने एप्पल्स हैं? 6 एप्पल्स हैं, तो 6 एप्पल्स हैं और टोटल फ्रूट्स कितने हैं? टोटल फ्रूट्स में हम प्लस करेंगे एप्पल और ऑरेंजेस को, यानी कि 9 6 15, तो टोटल 15 हैं। तो 15 फलों में से
6 फल जो हैं वो सेब होंगे। और इसी के इक्विवेलेंट रेशियोज बन सकते हैं कि अगर 150 फल होते तो एप्पल कितने होते? 60। अब यहां पे क्या है? रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, यानी कि कितने ऑरेंजेस हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स के मुकाबले। तो ऑरेंजेस हैं 9 और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है 15, यानी कि 9/5। कहने को ये भी रेशियो सही है, लेकिन आप कभी भी रेशियो यूज करेंगे तो हम इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जितना सिंप्लीफाई हो सके। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 3 5, तो यानी कि 3/5 कि 5 अगर हम फल ले रहे हैं तो 5 में 3 फल ऑरेंज निकलेंगे। अब अगला एग्जाम्पल है, रवि एंड रानी started a business and invested money in the ratio 2:3. After 1 year, the total profit was ₹4 lakh. तो इस सवाल में हमें बताना ये है कि जब ये प्रॉफिट आया तो ये प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा और कितना पैसा मिलेगा रवि को और रानी को। तो सबसे पहले तो हम इस सवाल को समझते हैं कि रवि और रानी यहाँ 2 कैरेक्टर्स हैं। ये इन दोनों कैरेक्टर्स ने मिलके क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का सिनारियो बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं आइडिया हो कि क्या ये इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आने का मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए बिजनेस का ये सेंस है कि रवि और रानी इन दोनों को पैसा कमाना था, कोई काम करना था, तो ये डिसाइड करते हैं कि कोई बिजनेस या व्यापार किया जाए। तो अब बिजनेस या व्यापार कई तरह के होते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए ये एग्जाम्पल सेट करते हैं बिजनेस का कि ये दोनों लोग फैसला करते हैं कि हम आलू के चिप्स बेचेंगे। तो आलू के जो चिप्स होते हैं इसको बेचने का ही बिजनेस करते हैं। तो अब इस बिजनेस को करने के लिए इनको क्या क्या चाहिए? इनको सबसे पहले आलू चाहिए होंगे, अच्छे क्वालिटी के बहुत सारे आलू चाहिए होंगे। इन आलूओं को काटने के लिए, इनको प्रोसेस करने के लिए इन्हें मशीन्स चाहिए। मशीन्स, या आप उस जगह को वर्कशॉप भी कह सकते हैं कि जहाँ पे सारे आलू आएंगे, जहाँ पे सारे आलू काटे जाएंगे और पूरा सिस्टम सेटअप किया जाएगा। और ये सब काम करने के लिए आपको आदमियों की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि हवा में आके फरिश्ते नहीं काटेंगे आलू, आदमियों को काटना पड़ेगा, या मशीनों को देखरेख के लिए भी आदमियों की ज़रूरत होगी। इसके बाद जब आपके चिप्स तैयार हो जाएंगे तो आपको उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी। आपको अच्छे पैकेजिंग करनी पड़ेगी कि वो चीज़ खराब ना हो, मार्केट में जा सके। इसके बाद आपका सामान बिक गए, मतलब बन गया है, लेकिन खरीदने वाला कोई होना चाहिए। तो इतने सारे कंपनीज के आलू के चिप्स बिक रहे हैं मार्केट में, कोई आपका, जब किसी को पता होगा कि आपके चिप्स आ रहे हैं तभी वो खरीदेंगे। तो आपको उसका वो मार्केटिंग कराना पड़ेगा, यानी कि आपको ऐड देने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं लोगों को बताना पड़ेगा कि हमने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है, आप हमारे चिप्स भी ट्राई करके देखो, अच्छा लगे तो आप खरीदिए। तो ये सब ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। आपको स्टोरेज करना पड़ेगा कि जितना भी आपका सामान है कहीं इकट्ठा हो। तो आपको इन सब तमाम चीज़ जब आप करोगे तब जाके आलू के चिप्स बनेंगे और बिकेंगे, और जब वो बिकेंगे तब उनके बिकने से तब पैसा आएगा, तब आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आपको पैसा मिले इसके लिए ये सब काम आपको करना पड़ेगा, और ये सब काम जब आप करोगे तो इसमें आपको बहुत सारा पैसा पहले लगाना पड़ेगा। जब आप पैसा लगाओगे तो ये बिजनेस शुरू होगा, तब जाके आपको बिजनेस से पैसा मिलेगा। तो ये जो बिजनेस में आप पैसा लगाते हैं, इस चीज को कहते हैं इन्वेस्ट, कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब बिजनेस से पैसा मिलता है तो इस चीज को कहते हैं प्रॉफिट, यानी कि कितना आपने कमाया। अगर ये चीज बिक रही है और इतना बिक रही है कि आपको फायदा हो रहा है तो ये पूरा सिनेरियो होता है बिजनेस और इन्वेस्ट। तो बिजनेस और इन्वेस्ट देख के घबराना नहीं कि ये क्या चीज हो रही है। और इस सवाल को समझिए कि रवि और रानी ने कोई भी ऐसा बिजनेस शुरू किया और उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है किस रेशियो में?
2:3, यानी कि जितना भी पैसा लगा है इसमें रवि और रानी इनका रेशियो 2:3 है। यानी कि रवि ने कितना पैसा लगाया हमें नहीं पता, रानी ने कितना पैसा लगाया हमें नहीं पता, लेकिन हमें बस इतना पता है कि रवि ने अगर 2 रुपए लगाया है तो रानी ने 3 रुपए लगाया है। तो अब इस वजह से ये जो रेशियो है, जब पैसा वापस मिलेगा तो पैसा जब वापस मिलेगा, प्रॉफिट आएगा, उसको भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा। जिसने जितना पैसा लगाया है उतना ही उसे पैसा मिलना भी चाहिए उसी रेशियो में। तो ये जो प्रॉफिट का रेशियो होगा ये भी 2:3 में ही प्रॉफिट बटेगा। तो अब ये बेसिक चीज आप समझ गए। अब यहां से शुरू होता है ये सवाल। तो अब सवाल ये कह रहा है कि इन दोनों ने बिजनेस किया, पैसा लगाया इस रेशियो में, 1 साल बाद जो प्रॉफिट बना वो प्रॉफिट था 4 लाख रुपए। तो ये 4 लाख रुपए किस रेशियो में बटेगा? तो इसी रेशियो में बटेगा 2:3। यानी कि रवि और रानी, रवि को अगर 2 रुपए मिलता है तो रानी को 3 रुपए मिलना चाहिए, क्योंकि इसी रेशियो में दोनों ने पैसा लगाया भी है। तो यहां से आप सिंपल इस नजर से देखिए कि रवि को 2 रुपए मिल रहा है तो रानी को 3 रुपए मिल रहा है, तो टोटल 5 रुपए मिल रहा है। अगर ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉफिट या जो मुनाफा है या जो फायदा है वो अगर 5 रुपए है तो 5 रुपए में रवि को 2 रुपए मिल रहा है, रानी को 3 रुपए मिल रहा है। तो यहां पे सिंपल सा यूनिटरी मेथड आ जाता है। प्रॉफिट अगर 1 रुपए आता है तो रवि को कितना मिलेगा? 2/5 और रानी को कितना मिलेगा? 3/5। अब यहां पे प्रॉफिट कितना है? 4 लाख रुपए। 1 रुपए में इतना इतना मिल रहा है, तो अगर 4 लाख रुपए है तो कितना मिल रहा होगा? तो 2/5 इंटू 4 के आगे 5 0। आप इस चीज को जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रवि को कितना पैसा मिलना चाहिए इस 4 लाख रुपए का, और रानी को मिलेगा 3/5 इंटू 4 लाख। यानी कि इस टोटल प्रॉफिट का 2/5 ये रेशियो रवि को मिलेगा और इस प्रॉफिट का 3/5 ये रेशियो रानी को मिलेगा। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए स्कूल फ्रॉम मैरीज होम टू डिस्टेंस ऑफ ए स्कूल फ्रॉम जॉन्स होम इज 2:1। तो सवाल है हु लिव्स नियरर। तो सवाल ये कह रहा है कि कोई स्कूल है, मान लीजिए यहां पे स्कूल है कोई। अब डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम मैरीज होम टू डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम जॉन्स होम इज 2:1। तो मैरी के घर से स्कूल का डिस्टेंस अगर देखा जाए, जॉन के घर से स्कूल का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2:1। इसका मतलब यह है कि जॉन के घर से अगर स्कूल, ये जॉन का घर है, जितना दूर है मैरी के घर से वो 2 गुना हो जाता है। यहां पे अगर डिस्टेंस x है तो यहां पे 2 गुना यानी कि 2x। यहां अलजबरा मैंने थोड़ा सा घुसा दिया समझने के लिए कि मैरी के घर से स्कूल 2 गुना है जॉन के घर के मुकाबले। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम मैरीज होम टू डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम जॉन्स होम इज 2:1। तो अब सवाल कह रहा है हु लिव्स नियरर, ज्यादा पास कौन रहता है? तो जॉन ज्यादा पास रहता है क्योंकि मैरी का घर 2 गुना ज्यादा दूर है। और यहीं पे आप टेबल बना सकते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज के। अब अगला क्वेश्चन है डिवाइड ₹60 इन द रेशियो 1:2 बिटवीन कृति एंड किरण। यहां पे 2 कैरेक्टर्स हैं, कृति और किरण। तो आपको यह बताना है कि 60 रुपीस आपको डिवाइड करने हैं 1:2 के रेशियो में। तो 1:2 के रेशियो में आपको डिवाइड करने हैं 60 रुपए।
तो अब इस चीज को आप इस नजर से देखिए कि अगर कृति को 1 रुपए दे रहे हैं आप, तो आपको किरण को 2 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसका क्या मतलब कि अगर आप 3 रुपए 2 + 1 यानी कि अगर आप 3 रुपए बांट रहे हो दोनों में, तो 3 रुपए में कृति को 1 रुपए दोगे, किरण को 2 रुपए दोगे, क्योंकि इस रेशियो में आपको रुपए देने हैं। तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड बचता है कि अगर 3 रुपए में 1 और 2 दे रहे हैं, तो अगर 1 रुपए बांटना होता तो क्या करते? 1 रुपए बांटना होता तो इसको मिलता 1/3, किरण को मिलता 2/3। इसी तरीके से अगर आपको 60 रुपए बांटने हैं, तो 1/3 × 60, यहां पे 2/3 × 60। तो यानी कि कृति को आप दोगे 20 रुपए और किरण को आप दोगे 40 रुपए। अगर आप इस रेशियो में 1:2 के रेशियो में 60 रुपए बांटते हैं, तो 2 20 रुपए और 40 रुपए, और ये वही रेशियो है। अगर आप 20 / 40 करेंगे तो ये वही रेशियो है 1:2। अब यहां से एक और छोटा सा टॉपिक आता है, कंपेयरिंग इक्विवेलेंट रेशियोज। यानी कि जब रेशियोज इक्विवेलेंट हैं, तो आपको कोई अननोन रेशियो निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। तो इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले तो किसी भी रेशियो को आपको लोवेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई रेशियो 14/21 है, तो आप, ये सही बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बेटर ये रहेगा आप इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करें। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आप चेंज करेंगे तो 14:21 यानी कि 17 2s are 14, 17 3s are 21। तो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया 2/3। और ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसी सिंप्लीफाइड फॉर्म को आप 6/9 भी लिख सकते हैं। यहां पे आपने डिवाइडेड बाय 7 किया है, यहीं पे अगर आप इंटू 3 ऊपर कर दें और इंटू 3 नीचे कर दें, तो ये एक इक्विवेलेंट रेशियो बन जाता है। यानी कि 14/21 ये रेशियो बराबर है 6/9 के। देखने से लगता नहीं है, लेकिन ये दोनों रेशियो बराबर है। अब इस चीज को हम देखेंगे कैसे कि कोई भी रेशियो इक्विवेलेंट रेशियोज है। तो इस चीज को देखने का तरीका यह है, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे कि 14/21 और यहाँ पे 6/9, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 का 9 से, यानी कि इधर का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो आंसर आएगा 126। और दूसरी तरफ इधर इसका न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी आंसर आएगा 126। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों सेम है। तो यानी कि ये दोनों रेशियोज जो हैं ये इक्वल हैं और ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। और इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे होगा वो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। जैसे आपका एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे आपको एक रेशियो दे दिया गया है और क्योंकि इक्वल टू साइन है, यानी कि ये दोनों रेशियोज इक्विवेलेंट होंगे। वैसे ही हर जगह इक्वल टू साइन है, तो इस सारे रेशियोज इक्विवेलेंट होंगे। तो आपको पता लगाना है ये जो मिसिंग जगह है यहाँ पे कौन सा नंबर है। तो अब ये कैसे पता लगाएंगे, तो ये हम देख चुके हैं कि अगर हम इसके न्यूमरेटर का इंटू करेंगे इसके डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि 15 × 6 करेंगे, तो ये बराबर होगा 18 × ये जो भी नंबर है। अगर मान लीजिए ये नंबर x है तो ये होगा 18 × x, ये दोनों बराबर होंगे। तो 18 जाएगा नीचे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, 18 यहाँ से काट देते हैं, तो ये 6 3s are 3 5s are, यानी कि x की वैल्यू होगी 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 5, तब जाके ये रेशियो इक्विवेलेंट होंगे। और ये आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ आपने 18 से 6 कैसे आया, डिवाइडेड बाय 3 करके।
तो वैसे ही डिवाइडेड बाय 3 आपने नीचे किया है तो डिवाइडेड बाय 3 आप ऊपर भी करेंगे। तो ये रेशियो आपको मिल गया। तो वैसे ही ये रेशियो भी आपको दिख रहा होगा, आपने 5 का 2 गुना किया है तो यहाँ 6 का 2 गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है कि 12 का कितने गुना करेंगे, तो यहाँ पे आप फिर से ये चीज कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई सेम होगा। अगर ये n है तो यहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे होगा 10 इंटू 30, ये बराबर होगा 12 इंटू n के। तो ये 12 आ जाएगा नीचे और यहाँ से हम 12 काट देते हैं तो n की वैल्यू ये आएगी 6 2 जा 6 5 जा 25, यानी कि n की वैल्यू होगी 25 और n की 25 वैल्यू पे ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे फिर से एक एग्जाम्पल, फिल इन दी ब्लैंक्स। इस चीज को 10/5 है, हम करने को कैसे भी खेल सकते हैं, हम इसे 1/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसे सिंपल कर दिया। तो ये 1 का 4 गुना तो 2 का 4 गुना। अब यहाँ पे 8 का आधा हुआ है तो 4 का भी आधा हो जाएगा। अब 2 का 1.5 गुना हुआ है तो इसको भी इंटू 1.5 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6। या फिर हम यूं भी देख सकते हैं कि 2 का 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना होगा। यहाँ पे हमने 3 से 1 बनाया यानी कि डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 6 से डिवाइडेड बाय 3 यानी कि ये इसका भी 2 गुना। और यहाँ से आप सिंपल से अगर आप ये देखें कि इसका 2 गुना है न्यूमरेटर, तो यहाँ से आप हर जगह भर सकते हैं कि जो भी न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर का 2 गुना निकलेगा। और अगर कोई 2 रेशियोज अगर आपको इस फॉर्म में दिए हैं तो इस फॉर्म में वो रेशियोज क्या होंगे, अगर कोई अननोन नंबर दे दिया गया है तो इस चीज को आप इस तरीके से निकालेंगे कि जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं, आपको अगर आप इस चीज को रेशियो में बनाएंगे तो 15/18 और ये 10/12, तो आपको इंटू करना है 10 इंटू 18 का और 15 इंटू 12 का। तो 18 और 10 और 15 12 यानी कि 15 12। तो जब भी आपको इस टाइप से कुछ मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन ये सेम होना चाहिए इन एक्सट्रीम टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं 18 इंटू 10 यानी कि 180 और यहां 15 इंटू 12 ये भी है 180, यानी कि ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। तो यहां पे ध्यान रखना, अगर एक बार में इस तरह आए तो करने को तो आप सीधा रेशियो बना सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग में आपकी चीज है तो आप देखते ही साथ और जल्दी कर लेंगे। तो एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा साइड में होते हैं, तो सबसे ज्यादा साइड वाले टर्म्स इनका इंटू बराबर होगा इन दोनों मिडिल टर्म्स के। अब कुछ और सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखते हैं। आर द रेशियोज 25 ग्राम is to 30 gram and 40 kg is to 48 kg in proportion। तो हमें proportion में ये दोनों ratios हैं कि नहीं ये निकालना है। तो सबसे पहले तो यूनिट सेम होने चाहिए, तो इसकी यूनिट ग्राम और ग्राम ये दोनों सेम हैं, और दूसरे रेशियो की यूनिट केजी और केजी ये दोनों सेम है। तो इस वजह से यहाँ यूनिट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछा गया है कि ये दोनों प्रपोर्शन में है या नहीं, तो यानी कि 25:30 क्या ये प्रपोर्शन में है 40:48 के। तो सिंपल सी चीज आप करने को ये भी कर सकते हैं कि आप एक्सट्रीम टर्म्स का इंटू करिए और मिडिल टर्म्स का इंटू करिए और इन दोनों का इंटू सेम आना चाहिए। या आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 30, इस चीज को सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये होगा 5/6। और यहां पे आप कर सकते हैं 40 डिवाइडेड बाय 48, ये भी 5/6 है। तो क्योंकि ये 5/6 और 5/6 सेम है, ये दोनों रेशियो सेम है, इस वजह से ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, आर 30, 40, 45 एंड 60 आर इन प्रोपोर्शन, यानी कि 30:40 क्या ये प्रोपोर्शनल है 45:60 के।
ये सवाल है, हमें देखना है ये चीज़। तो ये इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, 3/4 हम सीधा लिख सकते हैं, और इसका हमें प्रोपोर्शनैलिटी निकालना है किससे, 45/60, इसको भी हम 3/4 लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेम है, और करने को तो आप ये मिडिल टर्म, एक्सट्रीम टर्म भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डू द रेशियोज 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर एंड 10 सेकेंड्स टू 3 मिनट्स फॉर्म अ प्रोपोर्शन। तो यानी कि 15 सेंटीमीटर का रेशियो 2 मीटर के साथ क्या ये प्रोपोर्शन में है इसके 10 सेकेंड्स, इसका रेशियो अगर निकाला जाए 3 मिनट्स के साथ। तो सबसे पहली चीज तो रेशियो के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 2 मीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होंगे। इस चीज का हम रेशियो निकालेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 15/200। तो इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो यानी कि 3/40 ये करीब रेशियो आता है। अब ये रेशियो क्या इसके बराबर है, सेकेंड्स और मिनट्स, ये फिर गलत हो रहा है। तो हम इसको मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 3 मिनट में 3 × 60 सेकेंड्स होंगे। सेकेंड्स कट जाएगा, ये जीरो कट गया, तो आंसर आएगा 1/18। ये रेशियो है 1/18 और ये रेशियो है 3/40। अब क्या ये दोनों रेशियो सेम है? ये दोनों रेशियो सेम करने के लिए 40 इसका इंटू 40 × 1, 18 × 3, और ये दोनों सेम नहीं है। तो इस वजह से आंसर है नो, ये दोनों रेशियो सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ कॉस्ट ऑफ 6 cans of juice is ₹210, then what is the cost of 4 cans of juice? यानी कि जूस के 6 कैंस की कीमत 210 रुपए है, तो 4 कैन की कीमत कितनी होगी? तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, 6 कैन से हमें 4 कैन निकालना है। तो हम यहाँ करेंगे 6 कैन से पहले हम 1 कैन की कीमत निकालेंगे, फिर 1 कैन की कीमत से हम 4 निकाल सकते हैं, और इसी चीज को कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो 6 कैन्स की कीमत अगर 210 रुपए है, तो 1 कैन की कीमत होगी 210 / 6। तो अगर 1 कैन की कीमत इतनी है, तो 4 कैन की कीमत कितनी होगी? तो 4 कैन की कीमत के लिए इसी में कर देंगे इंटू 4। 2 3s 2 2s 3 7s 0, यानी कि करीब 140 रुपए। 140 रुपए कीमत होगी 4 कैन जूस की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर्स इन 5 liters ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 liters ऑफ पेट्रोल? तो अब सवाल ये कह रहा है कि 5 लीटर पेट्रोल में कोई गाड़ी 220 किलोमीटर चलती है, तो वो गाड़ी 1.5 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी? तो इसका सिंपल सा यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड लगेगा कि 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर चल रही है, तो 1 लीटर पेट्रोल में 220 / 5 इतने किलोमीटर्स चलेगी। और 1 लीटर में जब इतना चल रही है, तो 1.5 लीटर्स में कितना चलेगी? इसी को हम इंटू कर देंगे 1.5 से। और यहाँ पे आपको ये 1.5 थोड़ा डेसिमल में है, आपको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो तो आप इसे 3/2 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 हटाएंगे, डेसिमल गायब कर देंगे, क्योंकि 0 से इंटू होगा तो डेसिमल चला जाएगा। ये 5 3s और यहाँ पे 22 बचा है, क्योंकि 0 हम काट चुके हैं। तो 3 22 यानी कि 66 किलोमीटर्स। 1.5 लीटर पेट्रोल में ये गाड़ी इतना चलेगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कॉस्ट ऑफ 105 एनवेलप्स इज ₹350, हाउ मेनी कैन बी परचेज्ड फॉर ₹100? यानी कि 105 एनवेलप्स की कीमत 350 रुपए है। तो अब हमें पता करना है कि 100 रुपए में
यानी कि 100 रुपए में कितने एनवेलप्स आएंगे। तो अब इसी चीज को रिवर्स करते हैं कि 350 रुपए में 350 रुपए में 105 एनवेलप्स हमें मिले, तो 1 रुपए अगर हमारे पास होता तो 1 रुपए में मिलते 105 डिवाइडेड बाय 350, इतने एनवेलप हमें मिलते। ये एक हाइपोथेटिकल बात है लेकिन बस समझने के लिए। तो 1 रुपए में जब हमें इतने मिलते तो 100 रुपए अगर हमारे पास होते तो यहीं पे हम कर देंगे इंटू 100, और इंटू 100 करते ही साथ जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर्स इन 2.5 आवर्स, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर्स विद द सेम स्पीड। यानी कि कोई कार 90 किलोमीटर्स इतनी दूरी तय कर रही है 2.5 घंटे में। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने टाइम में 30 किलोमीटर्स वो चलेगी, कितने टाइम में, कितने घंटे में। तो यहाँ पे हमें फिर से यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, और यूनिटरी मेथड लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2.5 आवर्स ये बहुत प्रॉब्लम दे सकता है हमें, तो सबसे पहले तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे कितने मिनट्स में। अब 2.5, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, 2.5 का क्या मतलब होता है कि 2 घंटे पूरी तरह से और 0.5 यानी कि आधा घंटा इसके बाद। तो 2 घंटे में कितने मिनट्स हुए, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट हुए। और आधे घंटे में कितने मिनट्स हुए, आधे घंटे में हुए 30 मिनट्स। तो 120 और 30 यानी कि टोटल टाइम अगर हम आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर दें तो ये हुआ 150 मिनट्स। आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने में इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा, यहां बहुत गलतियां होती हैं। तो यहां पे सवाल अब क्या बना कि 90 किलोमीटर्स कवर करने में 150 मिनट लगता है, तो 30 किलोमीटर्स को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो वैसे तो आपके सवाल में जो डिजिट्स हैं वो इस तरीके से दे रखी हैं कि आपको देखते ही साथ आंसर आ जाना चाहिए। यहां पे हम स्पीड सेम है, स्पीड सेम है उस गाड़ी की चलने की, तो जब डिस्टेंस 3 गुना कम हो गई है तो टाइम भी 3 गुना कम हो जाना चाहिए। जब स्पीड सेम है, जब आप 3 गुना कम रास्ता चल रहे हो तो टाइम भी 3 गुना कम लगना चाहिए। तो कायदे से तो आंसर आ गया है, लेकिन इस चीज को आप करेंगे यूनिटरी मेथड से, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ 45 या 40 या 55 कुछ और दिया होता तो आपको करना पड़ता यूनिटरी मेथड से ही। तो यूनिटरी मेथड से कैसे करते हैं आप, इस चीज को पहले बता देता हूँ। 90 किलोमीटर चलने के लिए आपको 150 मिनट्स लगा है, तो यानी कि 1 किलोमीटर 90 किलोमीटर चलने के लिए आपको 150 मिनट लगा है, तो 1 किलोमीटर चलने के लिए आपको 150 डिवाइडेड बाय 90 मिनट्स लगेगा। तो 1 किलोमीटर चलने के लिए जब इतना मिनट लग रहा है तो 30 किलोमीटर चलने के लिए कितना लगेगा, 150 बाय 90 इंटू 30 यानी कि 50 मिनट। आप यूनिटरी मेथड से लगाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स विद द सेम स्पीड, यानी कि जिस रफ्तार से या जिस स्पीड से वो गाड़ी चल रही थी उसी स्पीड से चल रही है अभी भी। पूछा जा रहा है कि 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 2 घंटे में कितनी दूर चल लेगी। तो 2.5 घंटे में, यानी कि 2.5 घंटे में वो गाड़ी 90 किलोमीटर चल रही है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी। तो सिंपल सी चीज यहां पे भी यूनिटरी मेथड लग जाना है कि 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर्स, तो 1 घंटे अगर चलती तो 90 डिवाइडेड बाई 2.5 2.5, तो 2 घंटे चलेगी, तो 2 घंटे चलेगी तो यहीं पे हम इंटू 2 कर देंगे। और यहां पे आपको थोड़ा सा इस चीज को सिंप्लीफाई करना हो तो
2.5 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 5/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5/2 ही होता है 2.5। तो अगर आपको डेसिमल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे 2.5 को आप 5 लिखिए और बाय 2 जो आएगा, बाय 2 ये ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 आएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे एक और 2 हो जाएगा। तो आप 5 को 90 से काट सकते हैं, 5 1 जा 5 8 जा 18 × 4 यानी कि करीब 72 किलोमीटर्स वो गाड़ी चल लेगी 2 घंटे में। तो ये था क्लास 6 मैथमेटिक्स के 12th चैप्टर का पहला पार्ट। एक्सरसाइजेज हम इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे। चलिए फिर, थैंक यू।